माला की पहले से ही 3 बेटियां थी और एक बार फिर वो मां बनने वाली थी। इस बार उसकी कोख में जुड़वा बच्चे थे। माला का पति सुरेश एक कारखाने में काम करता था। इसके अलावा परिवार में उसकी सास भी थी, जो हर वक्त माला को बस एक ही ताना देती रहती थी। ओ करम चली, कहाँ मर गई? पोता तो दे नहीं सकी, कम से कम पेट भर खाना तो दे दे। कब से कटोरी खाली पड़ी है, सब्जी लेकर क्यों नहीं आती? वो माँ जी, सब्जी तो खत्म हो गई। क्या? अरे नास पिटी, तुझसे कितनी बार कहा है, पहले मेरे बेटे को और मुझे खाना खिलाए कर, उसके बाद इन मनहूसनियों को। माँ जी, तीनों बच्चियों ने कल से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए आज मैंने उन्हें पहले खिला दिया। अब मैं अभी अचार लेकर आती हूँ, आप लोग उससे खा लो। हाँ हाँ, हम तो अचार खाने के लिए ही हैं। देख रहा है सुरेश, क्या हालत हो गई है हमारी। तुझे कितनी बार समझाया मैंने कि छोड़ दे इस मनहूस को, ये हम पर बस बोझ बढ़ाने को ही आई है। हाँ माँ, सब देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, पर इसे शायद समझ नहीं आ रहा कि अगर इस बार भी लड़का पैदा नहीं हुआ तो इसकी और इसकी लड़कियों की खैर नहीं। ऐसा लगभग हर रोज ही होता था। मसला चाहे कोई भी हो, बात यहीं आकर खत्म होती थी कि माला अब तक बेटा पैदा नहीं कर सकी। सुरेश की कमाई कम थी, ये कोई नहीं कहता था। उल्टा घर की गरीबी के लिए माला और उसकी बेटियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। माला भी मजबूर थी, ना तो वो पढ़ी लिखी थी और ना ही घर में उसकी कोई सुनता था। वो तो बस इस उम्मीद में जी रही थी कि शायद इस बार उसे बेटा पैदा हो जाए और उसके परिवार का रवैया भी बदल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माला के जुड़वा बच्चों में एक बेटा था और एक बेटी। सुन सुरेश, एक काम कर, इस मनहूस को अभी के अभी कहीं फेंक कर आ जा। मुझे पोता चाहिए था, वो मिल गया, बस अब इसके अलावा मुझे और कोई बोझ नहीं चाहिए। सुरेश अपनी माँ की बात मान गया। वो अपनी नवजात बच्ची को लेकर जा ही रहा था कि तभी माला ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए, भगवान से डरिए। ये आपकी बच्ची है, आपका खून है ये। तू चुप कर, तुझे तो कुछ करना नहीं है, इसका खर्चा पानी तो मुझे ही झेलना होगा ना। पहले से ही ये 3-3 लड़कियां जन के तूने क्या कम आफत डाल रखी है जो अब इसे भी मेरे सिर पर मरना चाहती है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए। वो तो शुक्र मना कि इस बार बेटा हो गया, वरना तुझे तेरी इन लड़कियों के साथ घर से बाहर निकाल देता मैं। माला का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो बिस्तर से उठी और अपनी बच्ची को सुरेश के हाथों से छीनते हुए बोली, बस अब बहुत हो गया। मैं ही पागल थी जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। तुम्हें बेटा चाहिए था ना, तो लो संभालो अपना बेटा। मैं अपनी चारों बच्चियों को संभाल लूंगी, वो भी तुम्हारे सहारे के बिना। माला ने अपनी चारों बच्चियों के साथ घर छोड़ दिया। उसकी सास और पति ने उसे एक बार भी रोकने की कोशिश तक नहीं की। माला ने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया, लेकिन अब उसके सामने कई चुनौतियां थी। पिंकी, तू इन सबका ध्यान रखना, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन माँ, अगर छुटकी रोई तो मैं क्या करूंगी? हाँ, अगर ये रोए तो ये पानी पिला देना इसे, ठीक है? माला के पास कुछ नहीं था सिवाय हिम्मत के, और आखिरकार उसे कमाई का जरिया मिल ही गया। सुबह के वक्त वो कई घरों में साफ सफाई का काम करने लगी और फिर उसके बाद एक फैक्ट्री में मजदूरी भी करने लगी। इस संघर्ष में उसकी बेटियों ने भी उसका खूब साथ निभाया। दोनों बड़ी बेटियां पिंकी और रिंकी घर और अपनी छोटी बहनों को संभालती और माला सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाती। इस तरह गुजारा तो चलने लगा, लेकिन माला के लिए इतना काफी नहीं था। उसे अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में भी सोचना था। माला, आज थोड़ा रुक सकोगी क्या? वो मुझे थोड़ी सफाई करवानी थी अंदर वाले कमरे की। मेम साहब, मैं कर दूंगी, बस एक बार घर होकर आ जाओ। मेरी छोटी बच्ची भूखी होगी, उसे दूध पिलाकर अभी वापस आ जाऊंगी, फिर आप चाहे जितना काम करवा लेना। तुम इतना सब कैसे कर लेती हो माला? सच में 4 बेटियों की जिम्मेदारी, ऊपर से इतना काम, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। क्या करूं मेम साहब, मेहनत के सिवाय और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। इनके बाप ने तो इन्हें छोड़ दिया, अगर मैं भी हिम्मत हार गई तो क्या होगा मेरी बच्चियों का? और मेम साहब, सच कहूं तो इतना काम करके भी मैं कुछ खास नहीं कर पा रही हूं।
जितना कमाती हूँ सब पेट भरने में ही खर्च हो जाता है। डर लगता है ये सोचकर कि जो मेरे साथ हुआ, इस हाल में तो मेरी बच्चियों को भी वही सब झेलना पड़ेगा। मालती उस घर की मालकिन थी जहां माला काम करने जाती थी। माला की हालत पर उसे बहुत तरस आ रहा था, तो उसने माला की मदद करने का फैसला कर लिया। बस माला, तुम परेशान मत हो। तुम अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हो ना? मुझे लगता है कि शायद मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसके पति एक एनजीओ चलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वहां से तुम्हें कुछ मदद जरूर मिल सकती है। वैसे एक बात और है जो मैं तुमसे कहना चाह रही थी। हाँ मेम साहब, बताइए ना। माला, मेरी एक और दोस्त है जो बहुत परेशान है। असल में शादी के 5 सालों बाद भी वो अब तक मां नहीं बन सकी है। जमीन जायदाद सब है, लेकिन एक औलाद को तरस रही है वो। तो अगर तुम अपनी सबसे छोटी बेटी उसे दे दो तो। ये क्या कह रही है मेम साहब? भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन अपनी बच्ची किसी और को दे दूं, इतनी भी मजबूर नहीं हूं। अपने बेटे को पहले ही खुद से दूर कर चुकी हूं। मैं ही जानती हूं कि उसके बारे में सोच सोच कर क्या हाल होता है मेरा। लेकिन अब अपनी बेटी को ना मेम साहब, ना, ये मुझसे ना हो पाएगा। माला रोती हुई वहां से अपने घर आ गई। घर आते ही उसने देखा कि उसकी सबसे छोटी बेटी बेहोश पड़ी है और उसके आसपास तीनों बेटियां रो रही हैं। क्या हुआ? तुम सब रो क्यों रही हो? माँ, देखो ना, ये छुटकी उठ ही नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया इसे। पिंकी की बात सुनकर माला के होश उड़ गए। उसने फौरन अपनी बच्ची को हिलाकर देखा तो पाया कि वो बेहोश थी। माला फौरन उसे लेकर मालती के पास पहुंची। मालती ने भी देर नहीं की और फौरन उसे अस्पताल लेकर गई। बच्ची अब ठीक है, लेकिन बहुत कमजोर है और इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। आप उसे कल अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी खुराक पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। उसे हर 2 घंटों में दूध चाहिए, और वो भी अच्छी क्वालिटी का, जिसमें पूरा न्यूट्रिशन हो। और हाँ, बच्ची को हमारे पास लाते रहिएगा। उसका रेगुलर चेकअप भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन माला सोच में पड़ गई। उसकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपनी बच्ची का उतने अच्छे से ख्याल रखे जैसे कि डॉक्टर ने कहा था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसने मालती से कहा, मेम साहब, आप अपनी दोस्त से पूछिए, मेरी बच्ची की हालत भी बता दीजिए। अगर फिर भी वो उसे लेना चाहे तो। माला अपनी बात पूरी करने से पहले ही फपक कर रोने लगी। मालती ने उसे संभालते हुए उससे कहा, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो माला। बच्चों को सिर्फ पैदा करना ही काफी नहीं होता, उनकी सेहत और बेहतर भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। अपनी ममता का गला घोंटकर आज जो तुम फैसला ले रही हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि उस पर तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा। मालती की मदद से माला की दूध पीती बच्ची को न सिर्फ एक भरा पूरा परिवार मिला, बल्कि एक मां की सूनी गोद भी भर गई। मालती की दोस्त ने बच्ची के बदले माला को काफी सारे पैसों की पेशकश की, लेकिन माला ने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। नहीं मेम साहब, मैं अपनी बच्ची आपको बेच नहीं रही हूं, बल्कि सौंप रही हूं। अगर आप मुझे कुछ दे सकती हैं तो बस इतनी इजाजत दे दीजिए कि साल में बस एक बार मैं अपनी बच्ची को आकर देख सकूं, बस तब तक जब तक ये बड़ी ना हो जाए। उस महिला ने माला की बात मान ली और इस तरह माला ने अपनी एक बच्ची का जीवन तो संवार दिया, लेकिन अब सवाल बाकी बच्चियों का भी था। ठीक है, हम इन तीनों बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेंगे, और अगर आप चाहें तो आप भी हमारे एनजीओ के लिए काम कर सकती हैं। आपके हिसाब से कई काम हैं हमारे पास, जिन्हें करके आप अच्छे पैसे भी कमा सकती हैं और समाज की भलाई भी कर सकती हैं। माला की बच्चियों का भविष्य अब अधर में नहीं था और ये सोचकर माला बहुत खुश थी। लेकिन अब भी कुछ तो था जिसकी चिंता माला को खाई जा रही थी, और वो था उसका बेटा, जिसे वो अपने पति और सास के पास छोड़ आई थी। अपने ससुराल के पड़ोसियों से उसे पता चला कि सुरेश ने उसके जाने के बाद दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस नई मां ने कभी भी उसके बेटे को एक मां का प्यार नहीं दिया। उस बच्चे की देखरेख माला की सास राधा ही कर रही थी। माला, तू आ गई? अरे बिटुआ, चुप हो जा, देख देख तेरी माँ आ गई। इतना कहकर राधा ने बच्चे को माला की गोद में दे दिया, जिसे गले लगाकर माला रोने लगी। मुझे माफ कर दे माला, तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी।
सुरेश की दूसरी शादी करवा दी मैंने, पर उसके बाद से वो बिल्कुल बदल गया। बस अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहता है। ना उसे मेरी परवाह है और ना ही अपने बच्चे की। राधा, इसे ले जा अपने साथ, वरना अगर मेरे साथ रहा तो कहीं ये भी अपने बाप की तरह ही ना बन जाए। राधा की आंखों में पछतावा था और अपने पोते के लिए फिक्र भी। दूसरी तरफ माला के चेहरे पर सुकून था। इतने समय के बाद उसका बच्चा उसकी गोद में था और वो जानती थी कि अब सब अच्छा ही होगा। गरिमा और प्रज्ञा दोनों बचपन से ही पक्की सहेलियां थी। दोनों में हमेशा से ही बहुत प्यार था और पूरे गांव में उनकी दोस्ती के चर्चे थे। मगर उनकी दोस्ती में एक नया मोड़ तब आता है जब गरिमा की शादी एक अमीर घर में हो जाती है और प्रज्ञा की एक गरीब घर में। आइए देखते हैं कि दोनों सहेलियों की जिंदगी में आखिर क्या होता है और कैसे वो अपनी दोस्ती निभाती हैं। एक दिन गरिमा के माता पिता के पास उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है। गरिमा और प्रज्ञा साथ में ही कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी गरिमा की माँ उसे आवाज लगाती है। गरिमा, अरे ओ गरिमा बेटा, जरा बाहर तो आना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या? कैसी खुशखबरी माँ? अरे, तुम्हारे लिए शहर से एक बहुत बड़ा रिश्ता आया है। तुम्हें पता भी है वो लोग कितने अमीर हैं। उन्होंने तुम्हारी बस एक तस्वीर देखकर तुम्हें एक झटके में पसंद कर लिया। अरे, तुम्हारे तो भाग्य फिर गए हैं बेटा। ये सुनकर गरिमा तो बहुत खुश होती है, मगर प्रज्ञा को गरिमा से जलन होने लगती है। लेकिन वो किसी तरह अपनी ये जलन छिपा लेती है। उसे एहसास था कि ये जलन उसकी दोस्ती के लिए अच्छी नहीं थी। अरे वाह गरिमा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शुक्रिया प्रज्ञा, देखना ऐसे तुम्हारे लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। फिर क्या था, कुछ ही समय में गरिमा की शादी उस अमीर घर में हो जाती है और वो शहर में रहने चली जाती है। लेकिन इधर प्रज्ञा की शादी गांव के ही एक आदमी से हो जाती है जिसका नाम रमेश था। रमेश खेतों में मेहनत मजदूरी का काम करता था और वो बहुत गरीब किसान था। दूर दूर शादी होने के कारण प्रज्ञा और गरिमा के बीच में बात होना अब काफी कम हो गया था। लेकिन जब भी गरिमा प्रज्ञा को फोन करती, प्रज्ञा के मन में गरिमा को लेकर जलन और ज्यादा बढ़ जाती थी। उसे धीमे धीमे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी और साथ ही साथ गरिमा से भी। उसे लगता था कि गरिमा बहुत मतलबी है और कभी भी उसको याद नहीं करती। एक दिन प्रज्ञा अपने घर में खाना बना रही थी कि तभी उसे गरिमा का फोन आता है। अरे, ये मुझे क्यों फोन कर रही है? क्या काम है इसे मुझसे? खैर, उठाकर ही देखती हूँ। प्रज्ञा गरिमा का फोन उठा लेती है। हेलो प्रज्ञा, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक ही हूँ। गरिमा, तुम बताओ। वो असल में मेरी बेटी सिया का पहला जन्मदिन है और अगले हफ्ते संजय उसके जन्मदिन की पार्टी रख रहे हैं, तो तुम आ जाओ ना। इस बार माँ भी नहीं आ रही। मेरा बहुत मन है कि तुम अपने पति रमेश को लेकर आओ। हम कब से मिले नहीं है ना। क्या? रमेश को लेकर? अब नहीं, उन्हें खेतों में बहुत काम है, वो नहीं आ पाएंगे। हाँ, मगर मैं आ जाऊंगी। वैसे कब आना है? अच्छा, कोई बात नहीं, पार्टी अगले हफ्ते। प्रज्ञा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। प्रज्ञा फोन काट देती है और सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, गरिमा ने मुझे क्यों बुलाया? कहीं ये मुझे वहां बुलाकर अपने अमीर दोस्तों के बीच में नीचा तो नहीं दिखाना चाहती? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। वहां जाकर तो पक्का मेरी बेइज्जती होने वाली है। प्रज्ञा ये सब सोच ही रही थी कि तभी रमेश खेतों से घर लौटता है। अरे, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? कैसी बात प्रज्ञा? मुझे पैसे चाहिए। वो गरिमा है ना, उसने मुझे अपनी बेटी के जन्मदिन पर बुलाया है और तुम तो जानते हो ना वो कितनी अमीर है। मैं ऐसे तो नहीं जा सकती वहां। पहले मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने पड़ेंगे और फिर उसकी बेटी के लिए तोहफा भी। अच्छा, मगर प्रज्ञा तुम्हें तो वो पसंद भी नहीं है। तुम जब भी उससे बात करती हो हमेशा तुम्हारा मन खराब हो जाता है। फिर तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? तो तुम क्या चाहते हो कि मैं हमेशा इस घर में ही बैठी रहूं और चूल्हा चौका करूं, कहीं बाहर ना जाऊं? उसने बुलाया है तो मैं जाऊंगी जरूर। बस मुझे पैसे दे दो। अच्छा, ठीक है प्रज्ञा, मगर कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कम से कम 20,000। इससे कम में तो कुछ भी नहीं होगा। क्या? 20,000? इतने पैसों का क्या होगा? अरे, मुझे शहर जाना है, पड़ोस की चाची के जन्मदिन पर नहीं। मुझे चुपचाप पैसे दे दो बस। अच्छा ठीक है प्रज्ञा, मैं किसी तरह से 10,000 का इंतजाम कर दूंगा, मगर इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। प्रज्ञा मुंह बना लेती है, मगर वो और कर भी क्या सकती थी। अगले ही दिन वो पैसे लेकर शहर चली जाती है।
प्रज्ञा सीधा गरिमा के घर पहुंचती है और उसका घर देखकर प्रज्ञा के तो होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, इतना बड़ा घर! ये गरिमा इतने बड़े घर में रहती है? वाह, इसमें तो मेरा पूरा मोहल्ला रह ले। प्रज्ञा घर के बाहर खड़ी होकर घर को देख ही रही थी कि तभी पीछे से एक कार के हॉर्न की आवाज आती है और प्रज्ञा सहम जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे एक कार हॉर्न बजा रही थी। कार में गरिमा बैठी हुई थी और ड्राइवर कार चला रहा था। प्रज्ञा को देखकर गरिमा खुशी से बाहर निकल आती है और प्रज्ञा को गले लगा लेती है। अरे प्रज्ञा, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। तुम जल्दी कैसे आ गई? अब वो गरिमा, मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी आ जाऊं, तो तुम्हारे साथ थोड़ी शॉपिंग ही कर लूंगी। मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे ना, इसलिए। अरे हाँ, बिल्कुल प्रज्ञा, आओ अंदर आओ, फिर हम बाद में शॉपिंग पर चलेंगे। गरिमा प्रज्ञा को अंदर ले जाती है। अंदर कई सारे नौकर चाकर थे। वाह वाह गरिमा, तुम्हारे घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं। हाँ प्रज्ञा, घर में 5 नौकर हैं, अलग अलग कामों के लिए। वैसे आओ, पहले मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। मैंने तुम्हें सच में बहुत याद किया प्रज्ञा। तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी गरिमा। गरिमा प्रज्ञा को उसके कमरे में ले जाती है और फिर उससे कहती है, अच्छा प्रज्ञा, तुम एक काम करो, नहा लो और फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे और बाहर ही खाना खाएंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है गरिमा। गरिमा के जाते ही प्रज्ञा सोचती है, वाह, जरा देखो तो कितना बड़ा घर है, कितने नौकर हैं। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो मुझे ऐसा पति और घर मिला। प्रज्ञा नहा धोकर तैयार हो जाती है। वो तैयार हो ही रही थी कि तभी गरिमा वापस प्रज्ञा के पास आ जाती है। तुम तैयार हो गई प्रज्ञा? चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं। प्रज्ञा ने बाहर जाने के लिए काम साड़ी पहन रखी थी, लेकिन गरिमा ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वो बहुत अच्छे से तैयार थी। ये देखकर प्रज्ञा को काफी अजीब महसूस होता है। अरे गरिमा, हम तो बस शॉपिंग करने जा रहे थे, ये तुमने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन लिए? ऐसा लग रहा है कि अभी पार्टी में जा रही हो तुम। मैं तो बाहर जाते वक्त अक्सर ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। वैसे प्रज्ञा, इससे याद आया कि मुझे भी पार्टी में पहनने के लिए कपड़े लेने हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो अब जल्दी चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो। गरिमा प्रज्ञा को एक बहुत बड़े मॉल में ले जाती है, जहां पर साड़ियों का एक बहुत बड़ा शोरूम था। प्रज्ञा वहां घुसते ही सोचती है, अरे ये जगह तो बहुत बड़ी है, यहाँ पर तो बहुत महंगी महंगी साड़ियां होंगी, मैं कैसे खरीद पाऊंगी? अरे क्या हुआ प्रज्ञा, क्या सोचने लगी? आओ ना। हाँ, आई। प्रज्ञा और गरिमा वहां पर बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां देखते हैं। गरिमा को एक साड़ी बहुत पसंद आती है, मगर वो बहुत महंगी थी। प्रज्ञा, मुझे तो ये साड़ी बहुत पसंद आई है, एक काम करते हैं, हम दोनों यही साड़ी अलग अलग रंग में ले लेते हैं, फिर हम दोनों ही पार्टी में बहुत अच्छे लगेंगे। अरे नहीं गरिमा, ये साड़ी तो बहुत महंगी है, मैं ये नहीं ले सकती, मैं किसी छोटी दुकान से साड़ी ले लूंगी। क्या? अरे प्रज्ञा, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं हूं ना, अगर तुम्हारा मन है तो मैं साड़ी के पैसे दे दूंगी। प्रज्ञा को ये सब सुनकर लगने लगता है कि गरिमा ये सब बोलकर सिर्फ अपने पैसों का घमंड दिखा रही है और उसे सचमुच में प्रज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। बस बहुत हो गया गरिमा, मेरे पास पैसे कम है और मैं गरीब हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी भीख की जरूरत है। मैं अपनी साड़ी खुद खरीद सकती हूँ, यहां से नहीं तो कहीं और किसी छोटी दुकान से। प्रज्ञा की ऐसी कड़वी बातें सुनकर गरिमा को बहुत दुख होता है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रज्ञा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने ये सब नहीं सोचा था। अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी साड़ी ले लो, बस मैं कहीं और से ले लूंगी अपनी साड़ी। गरिमा अपने लिए साड़ी खरीद लेती है और प्रज्ञा अपने लिए दूसरी दुकान से साड़ी ले लेती है। पार्टी वाले दिन गरिमा जब तैयार हो ही रही थी, प्रज्ञा तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाती है, मगर वो देखती है कि पार्टी में सभी लोग बहुत ज्यादा सजे धजे थे। तभी कुछ औरतें प्रज्ञा को इशारा करके अपने पास बुलाती हैं। क्या आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ वेट्रेस, जरा हमारे लिए जल्दी से 2 ग्लास जूस लेकर तो आना। हाँ, और मेरे लिए पनीर टिक्का। क्या? मैं वेट्रेस नहीं हूँ। हैं? फिर कौन है तू? शक्ल और कपड़ों से तो बिल्कुल वेट्रेस ही लग रही है। हाँ, तुझे इस अमीरों की पार्टी में भला घुसने किसने दिया? प्रज्ञा को अपना ये अपमान सुनकर बहुत बुरा लगता है, मगर वो कुछ कहती इससे पहले गरिमा वहां आ जाती है और उन औरतों से कहती है, जबान संभाल कर बात करो तुम लोग, ये मेरी दोस्त है और ये पार्टी जितनी मेरी है इसकी भी है, और इस हिसाब से तुम लोग इसी की पार्टी में ये जूस और पनीर टिक्का ठूस रहे हो। लगता है कि तुम लोगों के पास केवल पैसा ही है, तमीज नहीं।
गरिमा का ऐसा जवाब सुनकर वो औरतें चुपचाप वहां से चली जाती हैं और प्रज्ञा भी ये सब सुनकर दंग रह जाती है। गरिमा, तुमने अपने अमीर दोस्तों को मेरे लिए इतना सुना दिया? अरे वो मेरी दोस्त नहीं प्रज्ञा, दोस्ती अमीरी गरीबी देखकर नहीं होती है। मेरी असल दोस्त तो सिर्फ तुम हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ गांव से बुलाया था। प्रज्ञा ये सुनकर भावुक हो जाती है, मगर तभी वहां पर संजय अपनी बेटी सिया को लेकर आ जाता है। आप ही प्रज्ञा है ना? गरिमा ने मुझे आपके बारे में बहुत बताया है, हमेशा अपनी और अपने दोस्तों के किस्से सुनाया करती है। संजय की ऐसी बातें सुनकर प्रज्ञा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, मगर वो पार्टी में गरिमा से कुछ भी नहीं कहती। अगले दिन जब घर वापसी का समय हो जाता है, प्रज्ञा गरिमा से कहती है, मुझे माफ कर दो गरिमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कोई बात नहीं प्रज्ञा, ये सब तो दोस्ती में चलता ही रहता है, मगर अच्छी बात यह है कि अब सब ठीक है। हाँ, पर अब मुझे जाना होगा, लेकिन अब मैं जल्द ही वापस तुझसे मिलने आऊंगी। हाँ प्रज्ञा, वैसे ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। ये क्या है गरिमा? ये वैसी दूसरी साड़ी है जो मैंने अपने लिए उस दुकान से ली थी। मैंने उसी दिन 2 साड़ियां ले ली थी, एक अपने लिए और एक तेरे लिए, और वो भी अलग अलग रंग में। अब हम अगली बार इसे साथ साथ पहनेंगे, ठीक है? प्रज्ञा ये सुनकर गरिमा को गले लगा लेती है और वापस खुशी खुशी अपने गांव चली जाती है। इसके बाद उनकी दोस्ती और भी पक्की हो जाती है। Please subscribe this channel.